बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केपी और पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कर रहा है और जितनी कोशिशें की गई कि इस बेंच को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा सके वो तमाम कोशिशें हमें सूदमंद साबित होती हुई नज़र नहीं आई और बाकायदा डिफीट हुई है उन तमाम फोर्सेस की। अदालत के बाहर एक मीना बाजार लगा हुआ है और इस मीना बाजार में कभी ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी अपना आज किरदार अदा किया, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो किस केस को सुनेगा, कितने जजेस उस केस को सुनेंगे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के जरिए पूरे के पूरे बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। कल एक जज साहब जो है अमीनुद्दीन उठकर चले गए और फिर उसके बाद अब जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने भी माजरत कर ली है। और उनके अल्फाज क्या थे जब ये समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल जो है वो कुछ कहना चाहते हैं और फिर उन्होंने अपना मुद्दा जो था वो अदालत के सामने रखा और वो उन्होंने क्या कहा, माजरत की। और उनका यही कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जो है वो अदालत के सामने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था, फैसला तहरीर करते वक्त मुझे खातिर में नहीं लाया गया, यानी मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूं कि मैं बेंच में मिसफिट हूं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो फैसला ऐसा है जो सबको कबूल हो, हमारे इदारे पर अल्लाह रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। और फिर हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायज़ा लिया जाए, ये भी इख्तलाफी नोट था। और जिसके बाद व्यूअर्स आपको ये बता दें कि एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। और इस सर्कुलर के मुताबिक उसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि ये मामला बार बार कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा था, बार बार कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और अदालती सर्कुलर आखिरकार अदालत को जो है वो जारी करना पड़ा, जिसमें इस सर्कुलर में लिखा गया कि जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अस खुद नोटिस में आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुतल्लिक अस खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच ने करार दे चुका कि असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। और इसमें मजीद भी कहा गया कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से असखुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया, 2 जजेस का फैसला इसके बरक्स है और 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई वो काबिल अमल नहीं है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं इन्हें मुलतवी कर दिया जाए और यहीं से ये जो पेंडोरा बॉक्स है वो खोला गया है। व्यूअर्स आपको बता दें कि आज समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए। और जब समाअत शुरू होती है जस्टिस मंदोखेल जो है वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये भी देखा गया कि जब उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग किया तो बेंच वापस जाता है और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्दी जो है वो हम दोबारा आपके सामने आएंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसका अहाता मैं आज इसकी नशिस्त में कर देता हूं, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपके हर तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रही है। उस माहौल के अंदर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बाहमी एतराफ़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी। और पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव जो हसन रज़ा पाशा हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस पे फुल कोर्ट नहीं बन सकता तो कम अज़ कम जो फुल कोर्ट एक कॉन्फ्रेंस यानी एक इजलास बुला ले, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम यकीनन इस बारे में जो है सोच रहे हैं। कुछ मामलात पर हमारी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू करना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अदालत के अंदर। और इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि हसन रज़ा पाशा पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ पर पहुँची और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो असखुद नोटिस और जितने भी कानून साजी की गई है पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा और इसे सपोर्ट किया। और पाकिस्तान बार कौंसिल हमेशा से
नून लीग को सपोर्ट करती रही और पीडीएम के टोले को सपोर्ट करती रही, क्योंकि वहाँ भी कुछ अशखास ऐसे मौजूद हैं जिनका टिल्ट आपको नज़र आएगा सियासी जमातों की तरफ, और वो कंट्रोवर्सीज जो है कंट्रोवर्सीज बार बार जो है वो बना रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताने चलें कि बार किसी की हमायत नहीं करती, फुल कोर्ट नहीं बन सकता तो कम से कम इजलास बुला लें, सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। आपने कल से देखा होगा, कभी मरियम औरंगजेब, कभी जो वफाकी वज़ीर कानून हैं वो आ जाते हैं, कभी राना सनाउल्लाह आ जाते हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इस बेंच के फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इसका जिक्र आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने भी अपनी जो अदालती कार्रवाई थी उसमें इसका हवाला दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि कुछ जजेस पर तनकीद हो रही है, यानी जजेस पर तनकीद तो हो रही है ना, हम भी तनकीद कर रहे हैं। यानी इधर के जजेस जो हैं वो उनको हम कहते हैं कि जनाब ये आइन के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो जजेस हैं जो किसी के इस वक्त आलाकार बने हुए हैं उन पर तनकीद तो चीफ साहब होगी। जो जजेस आपकी हमायत में खड़े हैं, ये आपकी हमायत में नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान की हमायत में खड़े हैं, और कोई से तनकीद समझे और कोई से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करे, इसको एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है। इस मामले पर आप मुझे चैम्बर में मिलें, ये भी कहा गया हसन रज़ा पाशा को, आप दलाइल शुरू करें। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और फिर ये भी कहा अटॉर्नी जनरल जो नुक्ता उठा सके, क्योंकि दावत दे दी गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि वो रोस्टरम पर आए, और चीफ साहब ने कहा कि जनाब आप जो भी बात करना चाहते हैं आप इसको आप बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कर सकते हैं। अदालत से गुजारिश है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से कही गई कि सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपने इस सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए अभी क्या किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अभी वक्त लगेगा, ये इतना आसान नहीं होगा कि इसे कम किया जा सके। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। जजेस को घरों में नज़र बंद कर दिया गया, उनका इशारा था जब अदलिया तहरीक चलती है, और इस मौके पर ये रिमार्क्स आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने दबे अल्फाज में ये इंडिकेटर, अगर मैं कहूँ कि ये रिमार्क्स इंडिकेटर थे कि जनाब अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ या हमारे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस पर अमल ना किया तो वकला की एक बड़ी तादाद और वकला तहरीक जो है वो दोबारा उसका आगाज़ जो है वो किया जा सकता है। जजेस को दफातर से उठाकर घरों में नज़रबंद किया गया, मौजज़ा हुआ, जजेस वापस आए, और फिर 90 की दहाई का जिक्र किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बहुत सारे जजेस ऐसे थे जो आज तक वापस नहीं आए। आइन जमहूरियत को ज़िंदा रखता है। कल तक जेलों में बैठे हुए लोग जो थे आज पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, क्योंकि उनके पास आवाम का एक मैंडेट जो है वो मौजूद है। असम्बली की मुद्दत के हवाले से इंतहाई अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए, और उन्होंने कहा कि असम्बली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबराह के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उसे तहलील करे, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों से ये बार बार हुकूमती टोले की तरफ से सुना होगा। आज भी जब मरियम औरंगजेब से सवाल किया गया कि असम्बली, आप जब कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील करो तो तहलील हो गई और इलेक्शन करवा देने चाहिए, लेकिन आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये किसी एक शख्स की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। जनाब वो एक शख्स ही होता है जो लंदन में बैठा हुआ पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो एक शख्स है जो पाकिस्तान में काबीना को लीड करता है, लंदन में बैठकर वो वन मैन शो है, जो पॉलिसीज आपकी बना रहा है, जो वक्त के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मुशावरती अमल में शामिल होता है, वो है वन मैन शो। तो आप किस्सा कह सकते हैं कि वो शख्स जिसके पास आइन ने जिसे इख्तियार दिया, आइन पाकिस्तान ने जिसे एम्पावर किया कि वो असम्बली को तहलील कर सकता है, या तो आप आइन को बदल देना और फिर उसके ऊपर अमल किया जाए कि जनाब ऐसे असम्बली तहलील नहीं होगी। यहाँ पर जो कुछ हुआ आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, और 90 दिन के अंदर आपको हर सूरत में इंतखाबात जो हैं वो करवाने हैं, और इसकी तरफ भी इशारा दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि 90 दिन का वक्त अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। सदर ने 90 दिन की मुद्दत से यानी 15 दिन इजाफी लेकर एक तारीख का जो है वो ऐलान किया, और ये तारीख जितनी दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ 3 तारीखें दी जाती हैं, जिसमें से एक तारीख का सदर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं। और ये भी कहा गया कि सदर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शायद हालात का मुकम्मल जो है वो तफसील से इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अगर हालात को आगाह के हवाले से आगाह किया जाता तो शायद हालात जो थे वो मुख्तलिफ होते। और फिर ये भी अदालत की तरफ से व्यूअर्स ये कहा गया है कि 30 अप्रैल की तारीख ना आते, यानी अगर आप बता देते तो शायद हालात जो है वो मुख्तलिफ होते, लेकिन आपने क्या किया,
آپ نے ہوشیاری کی، آپ نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی اور پھر اس سے پہلے آپ نے کیا کیا، یعنی حالات آپ نے صدر عارف علوی صاحب کے سامنے جو ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کیا۔ عدالت مشکلات پیدا کرنے نہیں بیٹھی، عدالت کے سامنے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ ہونے چاہیے، یعنی چیف جسٹس نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اگر بات کرنی ہے پکی کرو، الیکشن کرواؤ گے یا نہیں کرواؤ گے، یا تو مذاکرات کی طرف چلے جاؤ، اور اگر تو مذاکرات نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور بار بار یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص کی طرف سے، ایک فریق کی طرف سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے گارنٹی دے دی ہے عدالت کے اندر، اور انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور چیئرمین صاحب یعنی عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہاں سے گارنٹی کی بات کی گئی ہے، لہٰذا ٹیبل پر بیٹھے مذاکرات کریں اور ایک تاریخ لے کر آ جائیں، اور تاکہ جس میں پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ چل سکے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا، چیف جسٹس نے حوالہ دیا کہ بارڈرز پر افواج پاکستان جو ہے مصروف ہیں۔ چیف جسٹس یہ کہتے ہیں، یعنی عدالت کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے لیے اگر تیار ہو تو ہم کچھ دن کا وقفہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی اہم نقطہ، اور اگر میں کہوں کہ حاصل سماعت یہ جملہ تھا جو کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ اگر تم مل کر نہیں بیٹھو گے تو پھر ہم ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ ایسا فیصلہ ہوگا جسے تمہیں پڑھ کر یہ احساس ہوگا کہ یہ با اختیار فیصلہ ہے، اور اس میں ہر فریق کے نقطہ نظر کو بیان کیا جائے گا، یعنی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اچھا، اس میں 20 ارب کے اخراجات کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے، اخراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں، عدالت کے سامنے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا۔ پھر چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے بھی سیاسی معاملہ چل رہا ہے جس بنیاد پر دیگر ججز کو نشانہ بنایا گیا، تمام ججز کو سنی سنائی باتوں سے ہٹ کر، یعنی تنقید کا کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہدہ وحید کے فیصلے پڑھیں، یہ چیف جسٹس نے کہا اہم عہدوں پر تعینات لوگ کس طرح عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم آبزرویشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے دی گئی، چونکہ عدالتوں کو جب آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو عدالتوں کے پاس تو کوئی فورم بھی نہیں ہے نا، چیف جسٹس کیا کرے گا، وہ آ کر کسی سماعت کے دوران جو ہے اپنے ریمارکس دے سکتا ہے، لیکن اس کا ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جج کو سزا دو، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، جا کر پہلے ان شواہد کا جائزہ لیں جو شواہد موجود ہیں، یعنی مظاہر نقوی کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 20 سال کی نسبت بہترین ججز ہیں۔ اچھا، اب یہ مظاہر نقوی کی ایک جو آڈیو ویڈیو آئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب چیف جسٹس نے اس کیس کے اندر اس کا حوالہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور چیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 سالوں میں جو ججز آئے ہیں یہ بہترین ججز ہیں، اس میں کسی قسم کی تفریق جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شاید کوئی کچھ ججز آمنے سامنے ایسا ہے، لیکن ایک بینگ دی ایلڈر آف دا کورٹ، ایک باس ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے تمام ججز کا دفاع کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سربراہ کو اسی قسم کا ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا۔ اچھا، اب اس میں جسٹس شاہد وحید نے بہترین جو ہے وہ ایک جو اختلافی نوٹ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں، اس کا حوالہ چیف صاحب نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین نوٹ ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ 184 کے تحت تو آپ کیسز جو ہیں وہ سن نہیں سکتے، یعنی اسٹیٹ، آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، یہاں پر عدالت کے اندر ایک عدالت، چیف جسٹس صاحب کی عدالت ایک ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت جو ہے وہ ایک ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر ایک مزید سپریم کورٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی طرف چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جو اختلافی نوٹ لکھا گیا وہ بہترین اختلافی نوٹ تھا، اور اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ قانون پر بات کریں تو میں بطور جج سنوں گا، یہ بھی کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، میرے ججز کے بارے میں بات کریں گے تو میرا سامنا کرنا پڑے گا، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں، اور میں ان جذبات کا اظہار ضرور کروں گا۔ جو کچھ کیا پوری ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا، اور ٹیکس کا معاملہ ہے تو متعلقہ افسر کو کہیں ٹریس کریں، آڈیو لیک کی بنیاد پر کیسے نشانہ جو ہے وہ کسی بھی جج کو جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور قانون پر بات کریں تو میں بطور جج سنوں گا۔ انتہائی اہم ریمارکس جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی طرف سے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا پورا موقف نہیں سنا گیا. یہ جو عرفان قادر صاحب ہیں وہ آ گئے ہیں. اور پھر پہلے اٹارنی جنرل کو بات کرنے دیں, یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا. اچھا یہ نا سماج جو ہے وہ جاری ہے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید جو ہیں حقائق رکھوں گا, کیونکہ جو ریمارکس آ رہے ہیں آج کی اس ہیئرنگ کے اندر, اس سے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جناب آپ کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ایک فیصلہ سنائیں گے. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اگلی ویڈیو میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.